नमस्कार दोस्तों, आप सबों का वंस अगेन बहुत बहुत अभिनंदन। इस वीडियो में हम लोग अपने क्वेश्चन की लगातार जो सीरीज चल रही है उसको आगे जारी रखेंगे। इस वीडियो का ओवरऑल मकसद क्या है? अधिकांश प्रश्नों को सॉल्व करना, उनके तरीकों को सीखना, उनकी जटिलताओं को समझना। तो बने रहिए इस चैनल में, देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। दिस इज द ओवरऑल आवर। ये प्रश्न है इकोनॉमिक सेक्शन से। पहला प्रश्न है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? जनरली इकोनॉमिक एफिशिएंसी को इस्तेमाल किया जाता है इकोनॉमिस्ट के द्वारा, पॉलिसी मेकर के द्वारा। ये है क्या इकोनॉमिक एफिशिएंसी? आर्थिक दक्षता जिसको बोलते हैं। इसका मतलब है कि इक्वल अलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू दी ऑल कंज्यूमर एंड कॉरपोरेशन। इज इट राइट? मतलब बराबर बराबर सब चीज़ों को बांट देना, चाहे वो सर्विस हो चाहे गुड्स हो, सभी कंज्यूमर सभी कॉरपोरेशन को, ये इकोनॉमिक एफिशिएंसी है? या फिर रिसोर्सेज का इफिशिएंट प्रोडक्शन करना, ये एफिशिएंसी है? क्या है ये? देखिए, इक्वल अलोकेशन करना ये कोई उद्देश्य तो होता नहीं है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाइएगा। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है। बी सही है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी का सीधा मतलब होता है व्हेन गुड्स एंड सर्विस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड नीड्स ऑफ कॉरपोरेशन। It is when the maximum number of goods and services are produced with a given amount of inputs। एक निश्चित अमाउंट में अगर आपको इनपुट प्रदान किया जाता है तो आप उससे से अधिक आउटपुट तो निकालिए। इसी को इकोनॉमिक स्केल भी कहते हैं, कभी कभी इकोनॉमिक एफिशिएंसी कहते हैं। शॉर्ट में समझ लीजिए, हमारे यहाँ संसाधन की कमी है, डिमांड ज़्यादा है। आप इन संसाधनों के मिनिमम संसाधनों के मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के संपोषणीय विकास को कैसे बढ़ावा दीजिएगा? यही है इकोनॉमिक एफिशिएंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग द सोशलिस्ट सोसाइटी के बारे में। सामाजिक, जो हम लोग समाज शास्त्र पढ़ते हैं कभी कभी, उसमें एक सोशलिस्ट अप्रोच होता है, समाजवादी समाज। In a socialist society, the government decides what goods are to be produced in accordance with the needs of the society. The goods produced are distributed among people on the basis of their purchasing power. Keyword purchasing power. The desire of the individual consumers are given much importance. देखिए, दो प्रकार का जनरली व्यवस्था रहा है। आप अगर इसको ठीक ढंग से समझना चाहें, थोड़ा सा मैं टाइम लूँ। देखिए, 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होता है, दुनिया दो खेमों में बढ़ जाती है, एक समाजवादी एक पूंजीवादी। समाजवादी को लीड करता है यूएसएसआर, और जबकि पूंजीवादी को लीड करता है यूएसए। ये दोनों महाशक्तियों में एक तरह से शीत युद्ध की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है कि अपनी विचारधाराओं को किस तरह से विश्व में फैलाया जाए और अधिक से अधिक सहयोगियों को अपने साथ में लाया जाए। और ये हथियारों की दौड़ से शुरू होती है और धीरे धीरे ये पूरे विचारधाराओं में फैल जाती है। और आगे चलकर जब 1991 के आसपास, जब मतलब यूएसएसआर का कोलैप्स होता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, उसके बाद पूरी दुनिया में पूंजीवाद 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 भौतिकवाद मेटरलिज्म का प्रसार होता है। लेकिन उसके बावजूद भी विश्व के कई देश अभी भी समाजवादी को फॉलो कर रहे हैं। सो कॉल्ड समाजवादी कह सकते हैं आप। भारत की स्थिति लगभग 1950 से 80 90 के दरमियान रही थी, जब भारत में 1991 में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया, उससे संकट उत्पन्न हो गई। हमारे पास इंपोर्ट करने के लिए जो इंपोर्ट कवर होता है वो काफ़ी घट चुका था। तो उसको दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए एलपीजी कॉन्सेप्ट लाया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद विश्व के लिए दरवाजे खोल दिए गए भारत को। और हमारे यहाँ जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, जिसमें सो कॉल्ड समाजवादी शब्द को जोड़ा दिया गया था, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं समझिएगा कि हम लोग 1991 के बाद समाजवादी नहीं है, नहीं। आज भी हमारे देश में अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चलती है जो समाजवादी विकास की विचारधाराओं को प्रमोट करती है, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे पीडीएस हो,
चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना हो, तमाम तरह की ऐसी योजनाएं जो भारत के आर्थिक विकास को, सामाजिक विकास को, सांस्कृतिक विकास को, ठीक है, बढ़ावा देती है। तो सोशलिस्ट अप्रोच, अब हम आते हैं पॉइंट में। सोशलिस्ट अप्रोच का सीधा सा मतलब होता है समुदाय का भला, सामुदायिक भला, न कि व्यक्तिगत भला। जब आप व्यक्ति को कम आंक कर समाज की भलाई के लिए ज़्यादा आगे निकलते हैं, तो इसको कहते हैं समाजवादी कंसेप्ट। हालांकि मार्क्सवादी अप्रोच इज समथिंग डिफरेंट। समाजवादी कॉन्सेप्ट, मार्क्सवादी में तो क्रांतिकारी विचारधारा को लाया गया था, रेडिकल अप्रोच को लाया गया था, मतलब राज्य को एक तरह से शोषणकारी यंत्र बताया गया था, जिसमें राज्य समाज जो था वो हैप्स एंड हैप्स नोट में पड़ गया था, एक शोषणकारी यंत्र हुआ करता था। तो उसके विनाश के लिए क्रांति की आह्वान की गई थी, दुनिया के मजदूरों को एक होने की बात कही गई थी, क्योंकि जिस तरह से समाज का निर्माण हो रहा था वो सब विकृत समाज था। तो अब समझ में आ गया होगा ये तो बिल्कुल। मेरे ख्याल से आप आराम से, मतलब सरकार की भूमिका जहाँ पर प्रमुख हो जाए, ओवरऑल सब कुछ सरकार निर्धारित करने लगे, क्या बनाना है, कितना बनाना है, कैसे बनाना है, किसको बनाना है, किन क्षेत्रों में सरकार की भूमिका अहम होगी, किन क्षेत्रों में निजी कंपनियां अपना भूमिका निभा सकती है। अगर सब कुछ ये सरकार निर्धारित करने लगे तो समझ लीजिए सोशलिस्ट अप्रोच है, जहाँ पर व्यक्तिगत भलाई ना देखकर सामाजिक भलाई को बढ़ावा दिया जाता हो, जहाँ पर इंडिविजुअल के हितों को त्याग दिया जाता है और सामूहिक हितों को प्रमोट किया जाता हो, जहाँ पर व्यक्ति की परचेजिंग पावर को देखकर नहीं बल्कि उसकी आवश्यकता को देखकर चीज़ों का निर्माण होता हो, उसको हम लोग सोशलिस्ट अप्रोच कहते हैं। तो बहुत आसान से ये प्रश्न ले जाइएगा आप कर। चलिए आंसर बताइए। पहले तो आप 2 खत्म कीजिए, इंटरेक्ट मांगा है, और 2 और 3 आंसर लगा दीजिए आप। देखिए यहाँ पर एवरीथिंग दिया है, मैं तेजी से पढ़ देता हूँ। इन ए कैपिटलिस्टिक सोसाइटी द गुड्स प्रोड्यूस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द पीपुल नॉट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपुल नीड। लोगों को क्या ज़रूरत है उस आधार पर कैपिटलिस्ट अप्रोच नहीं काम करता है, बल्कि लोगों की परचेजिंग पावर किस चीज़ के लिए है, किस चीज़ का डिमांड ज़्यादा है, किस चीज़ का मार्केट डिमांड ज़्यादा है, मार्केट सप्लाई फोर्स पे काम करता है, डिमांड सप्लाई पे। अगर मांग कंडोम की ज़्यादा हो तो कंडोम का उत्पादन ज़्यादा होगा। समझे मेरा कहना क्या है? अगर केक की निर्माण की ज़्यादा ज़रूरत है, केक लोग ज़्यादा खा रहे हैं, शराब ज़्यादा पी रहे हैं, सिगरेट ज़्यादा पी रहे हैं, तो उसी चीज़ का निर्माण होगा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इससे देश का, इसके मानव के जो नैतिकता का, बौद्धिकता का, मानसिकता का पतन क्यों ना हो जाए, लेकिन डिमांड जिस चीज़ की ज़्यादा है उसी पर फोकस किया जाता है। परचेजिंग पावर आपकी है तो बाजार में आइए, सामान खरीदिए, वरना भीख मांगने के लिए रेडी हो जाइए। यही है पूंजीवादी कॉन्सेप्ट। In a socialist society, the government decide what goods are to be produced in accordance with the needs of the society. समाज की जरूरत क्या है उसको निर्धारित करने का पूरा दरमदार भारत सरकार, आई मीन किसी भी सरकार के पास हो, व्यक्ति की जरूरत के आधार पर वो चीज़ें निर्माण हो, तो उसको हम लोग सोशलिस्ट अप्रोच कहते हैं। इट इज एज्यूम दैट द गवर्नमेंट नोज what is the good for the people or the country, and so the desire of the individuals consumer are not given much importance। व्यक्तिगत स्तर पर कोई काम नहीं होता यहाँ पर, सब सामूहिक स्तर पर, क्योंकि सरकार जानती है क्या चीज़ जरूरी है, ना कि व्यक्ति। यहाँ पर लिबरलिज्म की बात नहीं हो रही है। जो लोग लिबरलिज्म की बहुत हो हल्ला मचाते हैं ना, वो लोग व्यक्तिगत स्तर पे सिर्फ सोचते हैं, वो लोग अनुवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं, वो लोग चाहते ही नहीं है कि समाज का मतलब कोई हम लोग में योगदान है। वो सोचते हैं कि समाज तो हम बनाते हैं, समाज में हमारा कोई योगदान होता है, व्यक्ति ही समाज का निर्माण करता है। नहीं, समाज लोगों के चरित्र के निर्माण में, उसकी नैतिकता के निर्माण में, उसकी व्यक्तिगत भलाई में योगदान, उसको वो दरकिनार कर देता है। द गवर्नमेंट डिसाइड हाउ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस एंड हाउ दे शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। In principle, distribution under the socialism is supposed to be based on what people need and not what they can afford to purchase। चलिए अगला क्वेश्चन है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी से। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इन एन इकोनॉमिक कैन बी इम्प्रूव बाय। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी का देखिए, प्रोडक्टिविटी जहाँ है ना, समझ लीजिए आपको उत्पादन को किस तरह से मैक्सिमम करना है।
तो efficient human capital and physical capital, increasing taxation on the private sector, टेक्नोलॉजी ग्रोथ एंड एफिशिएंसी। ये तो सही है, बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 और 3 में चले जाइए। इफ ए नेशन हैज द सेम स्टॉक ऑफ लैंड, जमीन का टुकड़ा तो आपके पास उतना ही है, लेबर कैपिटल, तो किसी भी नेशन में सबसे बड़ी बात आप जान लीजिए, आपके पास ज़मीन वही है, लेबर भी वही है, कैपिटल भी वही है, और आपको उसके बावजूद भी जीडीपी ग्रोथ बहुत बढ़ाना है। उसी इनपुट में, मिनिमम इनपुट में आप मैक्सिमम आउटपुट पैदा कर दें, दैट इज कॉल्ड स्केलिंग ऑफ लेबर, स्केलिंग ऑफ इकोनॉमिक। लेकिन ये कैसे होगा, समय के साथ ये कैसे हो सकता है? या तो आप इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाइए, या तो टोटल कंबाइंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाइए, लेकिन इसके लिए आपको कुछ बेटर टेक्नोलॉजी चाहिए, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोनॉमिक ऐसे थोड़ा बढ़ जाएगा। अब फैक्ट्री मानते हैं किसी काम को ये 10 वस्तु बनाने के लिए 10 घंटे लेती है, लेकिन अगर उसमें बेहतर टेक्निक और बेटर स्किल जोड़ दिया जाए तो हो सकता है वो 2 घंटे में हो जाए। तो टेक्नोलॉजी ग्रोथ, दूसरा एफिशिएंसी जो है ना, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो जो मैंने आपको बताया था कभी, जिस देश की इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो मिनिमम है, वो देश अपने मिनिमम रिसोर्सेस के बाद भी विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो सकता है। जापान का एग्जांपल देख लीजिए ना, जापान में है क्या, भूमि कहाँ है, चारों तरफ तो लैंड, जमीन पानी से घिरा हुआ है, उसके बावजूद भी अपने बेहतर टेक्नोलॉजी, इनका इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेस, स्किलिंग, कैपिटल जो होता है ह्यूमन कैपिटल, उसको इनरीच करके उन्होंने अपने देश को आफ्टर बॉम्बिंग हिरोशिमा नागासाकी, उसके बावजूद उसने अपने आप को आज विश्व के सबसे ऊंचे पायदान में खड़ा कर लिया है ना। उसका जापान का जो वीज़ा है वो सबसे ताकतवर वीज़ा है। जापान की इकोनॉमिक बहुत मजबूत हो चुकी है। जापान एक, समझ सकते हैं मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ आपको। नेक्स्ट, consider the following statement. The first 5-year plan was based on ideas of Mahalanobis, which laid down the basic ideas of regarding the goals of the Indian planning. क्या ये फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था, क्या वो महालनोबिस के विचार पे क्रिएट था? फर्स्ट हो गया, तो सेकंड 5-ईयर प्लान ट्राई टू बिल्ड द बेसिक फॉर द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। ओ रियली, सेकंड 5-ईयर प्लान ये सोशलिस्ट अप्रोच पे खड़ा था। इन द फर्स्ट 5-ईयर प्लान्स ट्रेड वाज करेक्टराइज्ड, जो फर्स्ट 7 5-ईयर प्लान था, मतलब प्रथम जो 7 पंचवर्षीय योजनाएं रही, उसमें जो ट्रेड वाज कैरेक्टराइज बाय इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, उसमें मतलब हमेशा कोशिश की गई कि ट्रेड जो हो ना, वो उसमें इंपोर्ट की भूमिका कम से कम हो, हम लोग इंपोर्ट पे डिपेंडेंट ना हो। इज इट राइट? देख लीजिए, पहला बात तो पहले गलती हो गया, सीधी सी बात है, इसलिए 2 और 3 सही है, क्योंकि वो हेराल्ड डोमल मॉडल पे है, ना कि मार्लोविस के मॉडल पर। प्लानिंग इन द रियल सेंस बिगेन विद द सेकंड 5-ईयर प्लान। ये जो प्लानिंग अगर सही ढंग से कहा जाए ना, तो पहला पंचवर्षीय योजना में कुछ खास प्लानिंग नहीं था। अभी हम लोग देश अभी मतलब औपनिवेशिक वातावरण से निकल कर आए थे, अभी तो हम लोग खड़ा हुए थे, चलना तो अभी बाकी था। तो उस देश के महान सपूतों को एक बार फिर से नमस्कार कर लीजिए, जिन्होंने इतने बड़े बड़े महान सपूतों को इस धरती पर पैदा किया, जिन्होंने भारत की विकृत परिस्थितियों को, खास करके गरीबी, बीमारी, असुरक्षा, अशिक्षा, छुआछात, डिसइंटीग्रेशन, विविधता, ये सब क्या था वास्तव में, ये संकट के बीच थे, लेकिन इसको ठीक ढंग से यूटिलाइज किया गया। जिस देश में सांप्रदायिकता के नाम पर हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, भारत पाकिस्तान का विभाजन किस तरह से, दुनिया में ऐसी तरह शायद ही कहीं हुई होगी, उसके बाद देश का साटा मतलब संविधान का निर्माण होना, विशेषज्ञों की राय, उसके बाद फिर देश का प्लानिंग बनना, तो पहला प्लानिंग नाम मात्र का प्लानिंग था, लेकिन अगर प्लानिंग की सही सेंस कहा जाए तो वो सेकंड 5-ईयर प्लानिंग से स्टार्ट होता है, क्योंकि इसमें एक लैंडमार्क कंट्रीब्यूशन था डेवलपमेंट प्लानिंग का, और लेड मतलब एक तरह से आधार रखा गया था और एक गोल सेट किया गया था कि भारत आज से 100 साल बाद या 50 साल बाद कहाँ पर होगा, और इस प्लान को मतलब आधार दिया गया था, विचार दिया गया था महालनोबिस के द्वारा। इन दैट सेंस ही कैन बी रिगार्डेड एज द आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन प्लानिंग। तो उन्हें
एक तरह से भारत की जो वास्तुविद या वास्तुविद कह सकते हैं, भारत का प्लानिंग का वास्तुविद कौन है? तो महालनोबिस जी है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में लाया गया। आईपीआर जो है 1956 में, आपको पता होगा पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में आई, फिर उसके बाद 1956 में भी आया। लेकिन 1956 का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी था, इसके आधार पे उन्होंने गोल सेट किया। किस चीज़ का? स्टेट कंट्रोलिंग कमांडिंग हाइट्स ऑफ इकोनॉमिक, मतलब राज्य केंद्रित अर्थव्यवस्था होगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन ऑफ 1956 जो है वो अडॉप्ट किया गया था। दिस रेजुलेशन फॉर्म द बेसिस ऑफ सेकेंड ईयर 5 प्लान। The plan which tried to build the basis for socialist pattern of the society, और इसको समाजवादी दृष्टिकोण के आधार पर खड़ा किया गया था। फर्स्ट 7 प्लान, जो प्रथम से लेकर 7वीं पंचवर्षीय योजना जो था ना, वो पूरी तरह से इसी व्यवस्था पे चलता रहा, जिसमें ट्रेड जो है ना वो कॉमनली इनवार्ड लुकिंग था। इनवार्ड लुकिंग मतलब एक तरह से हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट नहीं थे। It was characterized by commonly called inward-looking trade strategy. टेक्निकली रूप से कहें तो this strategy is called import substitution, मतलब हम लोग कम से कम आयात करेंगे। This policy aimed at replacing or substituting import with domestic production, ताकि अपनी अर्थव्यवस्था, अपने घरेलू उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके। इसका नुकसान भी झेलना पड़ा, ऐसा बात नहीं है। Consider the following statement regarding stabilization measures and structural reforms. Stabilization measures are long-term measures aimed at improving the efficiency of economy and increasing its international competitiveness by removing the rigidityness in the various segments of the Indian economy. Structural reforms measures are short-term measures intended to correct some of the weaknesses that have developed in the balance of payment and to bring inflation under control. Which of the above statement is incorrect? दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के वाइस वर्सा है, उल्टा कर दिया गया है, दोनों गलत है। स्टेबलाइजेशन जो होता है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म अप्रोच नहीं होता, बल्कि शॉर्ट टर्म होता है। स्टेबलाइजेशन मेजर और शॉर्ट टर्म मेजर इंटेंडेड, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो क्राइसिस आया है थोड़े समय के लिए, उसको ठीक करना, उसको मजबूत करना, अपने ट्रेड बैलेंस को मजबूत करना, अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कम से कम करना, अपने रुपया का मूल्य जो ह्रास हो रहा है उसको गिरते उसको बचाना, इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल करना। शॉर्ट में कहो, इसका सीधा मतलब होता है जब कभी ज़रूरत हो सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज का, रिजर्व का, उसको अच्छा से तरह से मेंटेन किया जाए, और जो प्राइस लगातार जो बढ़ रहा है उसको कंट्रोल में रखा जाए एमपीसी के द्वारा। जबकि इसके विपरीत जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होता है उसमें बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, जैसे कि पीएलआई स्कीम हो, मोनेटाइजेशन स्कीम हो, भारतमाला परियोजना हो, सागरमाला परियोजना हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, ये सब क्या है? वास्तव में ये सब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है। जो टेलीकॉम सेक्टर में बहुत बड़ा जो क्रांति आया हो, या डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत, डिजिटल पेमेंट, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है जो लंबे अवधि के लिए रखा जाता है। इसकी आधारशिला 50 साल पहले रखी जाती है और इसका प्रभाव 10 साल बाद मिलता है। इसका जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है। हाई बजट, आपको पता होना चाहिए, 111 लाख करोड़ का पीएलआई स्कीम है। प्रोडक्शन लिंक से प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, जो शैलों में लोग काम कर रहे थे, अलग अलग डिपार्टमेंट अपने अपनी तरह से सोच रही थी, अपने अपनी आधारी का मतलब आधार तैयार कर रही थी, और फिर उनमें कोऑर्डिनेशन का अभाव होता था। लेकिन अब ये सब खत्म किया जा रहा है, ये सब बदलाव हो रहा है। ये बदलता भारत का तस्वीर है। इंक्रीजिंग इट्स इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, ताकि हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपने आप को मजबूत कर पाए, एफडीआई को आकर्षित कर पाए, रेमिटेंस को आकर्षित कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन या एक्शंस कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द डेफिसिट बजट। सीधी सी बात है, पहले आपको डेफिसिट बजट का कंसेप्ट पता होना चाहिए। डेफिसिट बजट का सीधा मतलब होता है सरकार की कमाई और सरकार का खर्चा,
दोनों के बीच में वाइड डिफरेंस हो जाए। डिफरेंस का मतलब सरकार जो है ज़्यादा खर्चा कर रही है कमाई की तुलना में, तो डेफिसिट हो जाएगा, जिसको हम लोग फिस्कल डेफिसिट बोल सकते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट बोल सकते हैं। डेफिसिट मतलब बहुत सी डेफिसिट, डेफिसिट का सीधा मतलब होता है घाटा, बजट घाटा। बजट घाटा तो बजट क्या होता है? सरकार का मतलब एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का एक तरह से खाका होता है, एक आईना होता है, जिसमें सरकार ये सोचती है कि कहाँ से पैसा कमाया जाए, कहाँ पैसा फंसाया जाए, दोनों में मिसमैच ना हो जाए। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू डेफिसिट। तो सरकार अपना डेफिसिट बजट कैसे करेगी, अब कैसे अपने डेफिसिट बजट को कम से कम कर सकती है? रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंट्रोडक्सिंग न्यू वेलफेयर स्कीम, रैशनलाइजिंग सब्सिडीज, रिड्यूसिंग इम्पोर्ट ड्यूटीज। हल्का क्वेश्चन है पूरा, और ये यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है, तो मेरे ख्याल से बहुत ही आसान आंसर है डेफिसिट बजट को। तो सरकार अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर रैशनलाइज कर दे तो डेफिनेटली, क्योंकि अभी बड़ा सरकार ने 2022 23 24 में क्या किया है, अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर घटा दिया है। जैसे कि फूड सब्सिडी हो, फर्टिलाइजर सब्सिडी हो, मनरेगा में हो, बहुत सारे पेंशन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये सब क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट जो है, सीधा सीधा मतलब रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है जिसे दिन प्रतिदिन के लिए खर्चा किया जाता है, उसके बजट को कम से कम कर रहा है, उसको रैशनलाइज भी कर दो तो काफ़ी अच्छा है। वेलफेयर स्कीम जो है उसको इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपका डेफिसिट जो है बढ़ जाएगा। तो दो तो खत्म। और अगर आप अपने सब्सिडीज़ को रैशनलाइज करते तो बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि अपना जो सब्सिडीज़ को आप जब तक रैशनलाइज नहीं कीजिएगा तो आपका पैसा नहीं आएगा। आप रेवेन्यू डेफिसिट को बचाइएगा तभी ना आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो इम्पोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस कर दीजिएगा तो आपका लॉस ही ना हो जाएगा। इम्पोर्ट ड्यूटी मतलब होता है जो आप सामान जो मंगा रहे हैं बाहर से, उस पर आप ड्यूटी लगाते हैं, तो उस पर आप इम्पोर्ट ड्यूटी कैसे हटाइएगा? इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर आप कोशिश कीजिए कि इम्पोर्ट कम से कम हो, एक्सपोर्ट अधिक से अधिक हो। तो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दीजिए, लोग इम्पोर्ट ही नहीं करेंगे और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट मौजूद हो जाएगा, आपका डेफिसिट अच्छा हो जाएगा। चलिए आंसर बताइए। 4 सही है, 2 3 सही है, बस 4 3 खोज लीजिए जहाँ पर है। तो इसका आंसर तो आपको पता चल गया, सी है, 1 और 3 वो आंसर। अननेसेसरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 4 मतलब गलत है, वो मैं करना चाह रहा था, माफ़ी चाहता हूँ, एक्सप्लेन मैंने सही किया है। चलिए, अननेसेसरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ब्लॉट्स, ब्लूम कर देगा फिजिकल डेफिसिट को, सिंस इट फॉर्म्स द मेजोरिटी ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। चूंकि आपको पता होना चाहिए सरकार का जो रेवेन्यू डेफिसिट है इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि सरकार जो है ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो लोन ले लेती है ना, उस लोन का ब्याज चुकाने में सरकार को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू डेफिसिट के रूप में चुकाना पड़ता है। Since it formed the majority government spending, its reduction has a very large effect on the fiscal deficit. It will further increase the fiscal deficit. दूसरा बात बता रहा है, अगर आप नए नए स्कीम को लाएगा तो उससे तो आपका फिजिकल डेफिसिट और बढ़ जाएगा ना। सब्सिडीज आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यू नो अबाउट दैट, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सिडीज। हमारे यहाँ लगभग 300 प्रकार का सब्सिडी दिया जाता है। उस 300 सब्सिडीज में कौन सा सब्सिडी सही है, कितना होना चाहिए, इसके लिए क्या पारदर्शिता है, उसमें क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, क्या डिजिटलाइजेशन का इस्तेमाल करके अधिक से अधिक उसको मतलब एक तरह से बेहतर बनाया जाए, उसको अधिक मतलब जनहित में। सब्सिडी ज़रूरी है, लेकिन सब्सिडीज के नाम पर आप भी मतलब दान बांटने लगे, फ्री भी देने लगे, ये सब तो सरकार देश को डुबो देगी ना, ऐसा नहीं करना। आपको फ्री बीज और सब्सिडीज में ग्रेड लाइन खींचना ही पड़ेगा, आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि ये सब्सिडीज है और ये एक तरह से झूठे वादे हैं, आई मीन एक तरह से फ्री बीज है। आपको नेशनल पेंशन स्कीम है तो उसको ठीक से चलाना होगा, वृद्धा पेंशन देना होगा, आपको फूड सब्सिडी देनी होगी, आपको एनपीएस चलाना होगा, आपको पीडीएस को मजबूत करना होगा, मिड डे मील होना ही है, मनरेगा होनी चाहिए। लेकिन आप बोलिएगा हम कृषि ऋण माफ कर दें, हम फर्टिलाइजर सब्सिडी को मतलब अवैज्ञानिक तरीके से बांटते रहें, तो ये सब ठीक नहीं है ना। इट रिड्यूसेस द टैक्स रेवेन्यू एंड दस इंक्रीज द फिजिकल डेफिसिट। जब आप इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को हटाइएगा तो स्वाभाविक आपका टैक्स रेवेन्यू घट जाएगा। तो इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाइए। इम्पोर्ट जो इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन में इम्पोर्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, वो इम्पोर्ट इन्फ्लेशन कहलाता है, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। क्योंकि आपको पता है भारत एक इम्पोर्टेड कंट्री है, 85% का क्रूड ऑयल विदेश से आता है, बाहर से आता है, उसमें हमको फॉरेन डॉलर देना पड़ता है। इसके अलावा दवाओं के रूप में फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हो जो है रेयर अर्थ मेटल्स, इसके अलावा सेमीकंडक्टर चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ऑल आर इम्पोर्टिंग।
उसके लिए भारी मात्रा में हमको डॉलर चुकाना पड़ता है और हमारे लिए वो दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम बेचते क्या है? रॉ मटेरियल, कच्चा माल। तो उसका वैल्यू तो ऐसे ही कम है, और उसको अगर अगर आप एक्सपोर्ट भी कीजिएगा तो जो इम्पोर्ट वैल्यू है और एक्सपोर्ट वैल्यू है वो तो लार्ज डिफरेंस क्रिएट कर देगा ना। तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो होता है वो क्रिएट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स सीड कैपिटल? सीड का मतलब होता है, देखिए कोई कंपनी अभी स्टार्ट हो रही है, स्टार्टअप, उसको पैसा दे दो यार, बस यही है सीड कैपिटल। इट इज अर्ली कैपिटल रिक्वायर्ड टू स्टार्ट a new business, that's all. Seed capital is the funding required to get a new business started. किसी नई बिजनेस को, नए एंटरप्रेनर को पैसा चाहिए, उसके पास दिमाग है, टैलेंट है, उद्यमिता है, इंटेलेक्चुअलिटी प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। अगर कोई उसको फंडिंग कर दे तो इंटरप्रेनर में भी बिकम, आगे चलकर हो सकता है वो यूनिकॉर्न बन जाए। तो वो करेगा कौन? मे बी हेज फंड, मे बी एंजल इन्वेस्टर। This initial funding, which usually comes from business owners and perhaps friend, family, support preliminary activities such as market research, product research, development, and business plan development. Okay. With the reference to the Indian economic, which of the following best describes exit policy? एग्जिट पॉलिसी का सीधा मतलब होता है, देखिए हमारे यहाँ चक्रव्यूह चैलेंज होता है। एक बार एफडीआई घुसता है ना तो उसको निकलने में इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कोई कंपनी इसलिए यहाँ तो लगती नहीं है। तो समझ में आ गया आपको मेरे ख्याल से। एक्सपोर्ट पॉलिसी तो होगा नहीं, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी नहीं है, पॉलिसी ऑफ रिपारेशन ऑफ इनकम नहीं, बस ये आंसर है। एग्जिट पॉलिसी मीन्स पॉलिसी रिगार्डिंग टू रिट्रेचमेंट ऑफ सरप्लस लेबर फोर्स रिजल्टिंग फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर और रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड वर्कर्स displaced by the closure of sick units. Exit may become necessary due to strategic reason. देखिए जिस तरह से प्रवेश के लिए आप लुभावना वादा कर देते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होता है, एमओयू साइन तो होता है, लेकिन उसको धरातल पर तो लागू करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि आपकी एग्जिट पॉलिसी ठीक नहीं है। रेट्रोस्पेक्शन टैक्सेस लागू कर देते हैं आप, आपके यहाँ पर लेबर लॉस ठीक नहीं है, तरह तरह के लाल फीताशाही, ब्यूरोक्रेसी, एफिशिएंसी, पर्यावरणवाद, ढेर तरह की तो चुनौतियां हैं। तो एफडीआई आएगा भी तो उसमें भी कई तरह की बाधाएं होगी, मिनिस्ट्रियों के बीच जो कोऑर्डिनेशन है वो कम है, सरकार में स्टेबिलिटी भी राज्यों में दिखती नहीं है, राजनीतिक अप्रोचेज ही कुछ विकृत है। तो यही है एग्जिट पॉलिसी। कभी चक्रव्यूह चैलेंज हुआ करता था, लेकिन सरकार ने अब इसके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंसेस की बात कही है और बहुत लेबर लॉ में सुधार किया है। इसके अलावा सरकार ने अपनी पॉलिसी को स्पष्ट दिशा निर्देश किया है, बहुत सारे जो कानून थे उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, आईबीसी का इस्तेमाल, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाया गया है, टैक्स रिफॉर्म्स किए गए हैं, कॉर्पोरेट टैक्स को हटा दिया गया है। तो ये सब एक तरह से कहीं ना कहीं भारत सरकार की बदलती अप्रोच को दिखा रहा है। इन इकोनॉमिक थ्योरी एंड पॉलिसी मेकिंग, कंज्यूमर वेलफेयर का क्या मतलब होता है? Consumer welfare is deemed to be maximized when consumer welfare, every individual is able to purchase goods at the exact market price they were willing to pay. A large number of individuals are able to purchase goods at a much lower market price that they were willing to pay. All invest and all तो होगा ही नहीं कभी। बी लगाइए ना, चलिए। कंज्यूमर वेलफेयर रेफर्स, कंज्यूमर वेलफेयर मतलब समझते हैं ना, उपभोक्ता कल्याण। इसका मतलब होता है इंडिविजुअल बेनिफिट्स डिराइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन थ्योरी, मतलब प्रैक्टिकल में, थ्योरी में इंडिविजुअल वेलफेयर का मतलब होता है कि इंडिविजुअल्स वन असेसमेंट ऑफ हिज और हर सेटिस्फैक्शन गिवन प्राइस एंड इनकम। Exact measurement of consumer welfare therefore requires information about individual preferences. The central idea of the consumer welfare is to be enhance consumer surplus, which is the difference between the people prefer to pay and what they actually pay.
द ग्रेटर द डिफरेंसेस हायर द सरप्लस। इसका मतलब ये है कि मार्केट इज अलोकेटिंग गुड्स मोस्ट इफिशिएंटली एट ए कॉम्पिटिटिव प्राइस टू द पीपल। सीधी सी बात है कि ये एक कॉम्पिटिटिव मार्केट है। कॉम्पिटिटिव मार्केट का मतलब होता है ढेर सारे कंज्यूमर और ढेर सारे उपभोक्ता। अगर उपभोक्ता को मिनिमम से मिनिमम प्राइस में मैक्सिमम से मैक्सिमम और अच्छा से अच्छा क्वालिटी वाला चीज़ मिल जाए तो कंज्यूमर जो है वेलफेयर कहलाएगा, कंज्यूमर वेलफेयर। Which of the following measure or is an example of expansionary policy? फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंसरी का सीधा मतलब सरकार दिल खोलकर खर्चा करे, दिल खोलकर खर्चा करे, चिंता ना करे, फिस्कल डेफिसिट का चिंता ना करे, फिस्कल प्रूडेंस का, एफआरबीएम का चिंता ना करे, आईएमएफ के रिस्ट्रिक्शन का चिंता ना करे। मतलब ओवरऑल सरकार जब देश ऐसी अवस्था में हो जहां पर डिमांड हो ही ना रहा हो, जहां स्लोडाउन की स्थिति दिख रही हो, जहां मंदी की आहट फीलिंग हो रही हो, तो वहां पर सरकार को क्या करना पड़ेगा? सरकार को ऑफकोर्स इन्फ्लेशन को बढ़ाना होगा। इन्फ्लेशन तब आएगा जब इंटरेस्ट रेट को कम करना पड़ेगा। इंटरेस्ट घटाइए, मॉनेटरी पॉलिसी को बोलिए ढील करने, फिस्कल पॉलिसी को प्रूडेंस नहीं बल्कि मतलब थोड़ा सा अविवेकपूर्ण कर दीजिए। सरकार को बोलिए खर्चा करेगा, सरकार को बोलिए रोड बनाएगा, सरकार को बोलिए लोगों का पैसा देगा, सरकार को बोलिए सब्सिडी को घटा देगा, बढ़ा देगा, बोलिए सरकार को टैक्सेस रिफॉर्म कर दे, टैक्सेस को घटा दे, कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दे, जीएसटी में जो स्लैब्स है उसको कम कर दे, यही सब कर दे। सब तो समझा दिया मैंने। अब इसका आंसर आपने आप खोल लीजिए। देखिए, टैक्स रेट को कम कीजिए, बिल्कुल। इंक्रीज द पेंशन, पेंशन को बढ़ाइए, बिल्कुल। इंक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन, ये भी ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन जो जैसे मनरेगा के बारे में आपको पता होगा, मनरेगा जो है वो लीगल एक्ट है, जिसके तहत आपको कम से कम अगर आप 18 वर्ष के उम्र के हैं और गांव के हैं, आई मीन ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और अनस्किल्ड वर्क करना चाहते हैं, और आपको अगर रजिस्टर्ड है और आपको 15 दिन के अंदर काम नहीं मिलता है, तो 15 दिन के बाद आपको जो क्षतिपूर्ति होगी, आई मीन भत्ता जो होगा, बेरोजगारी भत्ता, उसको देना ही पड़ेगा। अगर सरकार बेरोजगारी भत्ता को बढ़ा दे तो भी तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेंसिव पॉलिसी है। और टैक्स रेट को बिल्कुल कम कर दे, बढ़ाए नहीं, बल्कि 1 2 3। Expansionary is a macroeconomic policy that seeks to encourage economic growth or combat inflationary price increases by expanding money supply, lowering interest rate, increasing government spending, cutting taxes. Okay. अब प्रश्नों की अगली श्रृंखला में आर्ट एंड कल्चर की बात होगी। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिफरेंसेस बिटवीन द बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर। Buddhist tales and literature are didactic character. Jain's tales are not. मतलब बुद्धिस्ट की जो कथाएं थी और जो साहित्यिक था वो डिटेक्टिव था या डिडक्टिक था, जबकि जैन में ऐसा नहीं था। While ancient या medieval Buddhist literature is available in Sanskrit, ancient medieval Jain literature was not composed in Sanskrit. कौन सा सही है? पहला तो सही लग रहा है लेकिन दूसरा गलत है, इसमें दोनों गलत है। बुद्धिस्ट लिटरेचर इज ऑल्सो abundantly available in Sanskrit, which includes the great epic बुद्ध चरित्र by अश्वघोष। जो बुद्ध चरित्र है जो अश्वघोष के द्वारा लिखा गया 78 एडी में, ठीक है, वो भी एक बुद्धिस्ट लिटरेचर ही है जो कि संस्कृत में लिखा हुआ है। जैसे कि बुद्धिस्ट स्टोरीज है, जैन टेल आर ऑल्सो इन डाइडेटिक या डिडक्टिक इन कैरेक्टर, मतलब दे आर रिटन इन सम फॉर्म ऑफ प्राकृत। Jain literature is available in Sanskrit also, like the Upmitabha Prapancha Katha of Siddharsi. Consider the following statement. Folded drapery is a feature of Buddha image from Mathura, where transparent drapery is a feature of Sarnath Buddha image. जो फोल्डेड ड्रेफरी होता है
वो वास्तव में मथुरा स्टाइल का एक फीचर्स था, जबकि ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी जो था वो सारनाथ के बुद्ध इमेज में दिखता था। बुद्ध image at Mathura is modeled on lines of earlier Yaksha image. Vangi was important center of art production from Gandhara school of sculpture, which is the correct. देखिए बुद्ध के इमेज के बारे में आपको अगर जानकारी होगी कि बुद्ध की इमेज, तो क्या आपको पता होगा गंधारा आर्ट, मथुरा आर्ट, दोनों के आर्ट में क्या समानता था, क्या असमानता थी। गंधार जो है वो वेस्टर्न इलाका में पड़ता है, आपको पता होगा नॉर्थ वेस्ट इलाका में भारत के, जिसमें कि गंधार जो है अफगानिस्तान, बर्मा, आई मीन बर्मियन, और ये क्या बोलते हैं वहाँ का जो ईरान, उन सब के इलाका, शॉर्ट में कहो तो ग्रीक इलाका जो था ना, ग्रीक, इंडो ग्रीक, उसका प्रभाव था वो गंधार आर्ट में। लेकिन मथुरा आर्ट तो पूरी तरह से उसमें भी प्रभाव था, लेकिन मथुरा आर्ट में बुद्ध को किस तरह से डिपिक्ट किया गया, किस तरह से चित्रित किया गया, क्या मथुरा आर्ट में जो इमेज बनाया गया है वो यक्षिणी या यक्ष को देखकर बनाया गया है, उसी के आधार पे है। और बेंगी इंपॉर्टेंट है, ए इज द राइट आंसर। देखिए पहली सेंचुरी की बात करते हैं हम लोग, फर्स्ट सदी की। गंधारा जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है, जैसे आपको मैंने बताया। मथुरा जो कि अभी सेंट्रल इंडिया में पड़ेगा, और बेंगी जो है कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये सब इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, ठीक है, आर्ट के लिए। लेकिन बुद्ध इमेज जो है, जो कि मथुरा में जो बनाया गया है, वो वास्तव में यक्ष, यक्षिणी और यक्ष इमेज को आधार बनाकर बनाया गया। जबकि गंधारा जो है ना, वो गंधारा आर्ट, इट हैज़ हेलेनिस्टिक फीचर्स, इसमें हेलेनिस्टिक फीचर्स है। तो बुद्ध का जो इमेज था, जो मथुरा में बनाया गया था, उसको मॉडल्ड किया गया था पहले का जो यक्ष का जो इमेज था उसके आधार पे। जबकि गंधार में हेलेनिस्टिक फीचर्स को ध्यान रखा गया था। ट्रेडिशनल सेंटर मथुरा रिमेन मेन आर्ट प्रोडक्शन साइट। मथुरा जो है ना वो मेन आर्ट प्रोडक्शन साइट था, जबकि सारनाथ, कौशाम्बी वो भी उभर कर आया आगे चलकर, लेकिन उतना नहीं। लेकिन सारनाथ, कौशाम्बी ऑल्सो इमर्ज एज ए इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ आर्ट प्रोडक्शन, लेकिन मथुरा का दबदबा रहा। मेनी बुद्ध इमेज, जैसे कि सारनाथ में उनको मतलब प्लेन ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी कवरिंग बोथ शोल्डर एंड हेलो अराउंड द हेड हैज अ वेरी लिटिल ऑर्नामेंटेशन। मथुरा आर्ट जो है ना, या सारनाथ आर्ट जो बात करें, तो सारनाथ में बहुत ही सिंपल सादगी वाला मूर्ति बनाया जाता था, मतलब बहुत ही सिंपल, जिसमें ऑर्नामेंटेशन जो था, मतलब आभूषण उभूषण नहीं मिलता था, बहुत कम। और चारों तरफ उसके वो माथा के पीछे बना दिया जाता था, ठीक है। हेलो, where Mathura Buddha image continue to depict folds of drapery in the Buddha image, and halo around the head is profusely decorated। और मथुरा आर्ट में तो एकदम भव्यता दिखाया जाता था, बुद्ध को मतलब एक तरह से ईश्वर के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया था, और उनके आभा मंडल को भी चित्रित किया जाता था। वेंगी वॉज ए इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ आर्ट प्रोडक्शन फ्रॉम अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर। वेंगी जो था वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो वो अमरावती स्कूल से जुड़ा हुआ है। वो भी एक आर्ट का बहुत बड़ा केंद्र था, लेकिन उसका बुद्ध से कोई लेना देना नहीं था। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आर द पार्ट ऑफ शर्मन ट्रेडिशन। स्तूप, बिहार, चैत्य आर द पार्ट ऑफ ओनली बुद्धा या बुद्धिस्ट रिलीजन। ये स्तूप, बिहार, ये चैत्य क्या केवल बुद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है या बुद्ध रिलीजन से जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ सिर्फ ऐसा तो है नहीं। यक्षवर्षी is a characteristic of all three main religion, that is Buddhism, Hinduism, Jainism, which are correct। चलिए, आई थिंक यू नो अबाउट द आंसर। दो तो आपको गलती करना होगा, बिल्कुल, एक और तीन सही है। स्तूप, बिहार एंड चैत्य आर द पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट जैन मोनास्टिक्स।
complexes, but the largest number belongs to the Buddhist religion. था सब में, लेकिन बुद्धिस्ट में ओवर डोमिनेंट था। ये चाहे स्तूप हो, बिहार हो, चैत्य हो, ये सब बुद्धिस्ट जैन दोनों में बनते थे, दोनों में मोनास्टिक कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। मतलब आप जानते ही हैं स्तूप क्या है, बिहार क्या है, चैत्य के स्तूप मतलब समझ लीजिए बुद्ध के मृत्यु के पश्चात उनके जो अवशेष थे उनको 8 अलग अलग क्षेत्रों में फैला दिया गया ताकि बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो, और उनके जो यूज किए गए जो सामग्री थे उनको उसमें रखा जा रहा था, और एक तरह से मंदिर के रूप में उसको समझ लीजिए, आप मान सकते हैं आप। और बिहार जो होता था वो, बिहार जो है वो एक तरह से रहने का स्थान था, चैत्य पूजा गृह होता था। इसमें यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है क्वेश्चन। यक्ष आर ब्रॉड क्लास ऑफ नेचर, जिसमें स्प्रिट यूजली benevolent, दया, but sometimes mischievous, connected with the water, fertility, trees, forest, treasure, wilderness, सब इसमें आता है। इस ब्रॉड कैटेगरी है, मतलब नेचर, प्रकृति से जुड़ा हुआ जितना चीज़ है ना सब उसको ले लीजिए, सब यक्ष की कैटेगरी में आते हैं। ये हिंदू में, जैन में, बुद्धिस्ट में सब टेक्स्ट में मिलते हैं। एंसाइंट इंडियन, मेडाइवल, एरा ऑफ टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सब के मतलब ये भगवान थे यक्ष। 6th century BCE, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, the beginning of new religious and social movement in Gangetic Valley in the form of Buddhism, Jainism, which were the part of the Sarman tradition. जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों जो था ना वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो गंगा वैली में फैलता चला गया, उसको सरमन ट्रेडिशन कहा गया। बोथ रिलीजियस या रिलीजियन became popular as they are opposed the varna और जाति सिस्टम ऑफ हिंदू रिलीजन, क्योंकि दोनों ने वर्ण और जाति व्यवस्था का जो हिंदू धर्मों में प्रचलित था उसका विरोध भी किया था। Consider the following pairs regarding festivals: रंगोली, बिहू, बिशु तो आपको पता है, और रंगोली, बिहू तो असम में मनाते हैं हम लोग, सब कुछ जानता है। इसका 2 और 3 आंसर है। डिफरेंट फेस्टिवल मनाया जाता है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि बैसाखी। बैसाखी तो इतना फेमस है कि जलियांवाला हत्याकांड कोई भी सुन लेगा तो बैसाखी याद आ जाएगा। स्प्रिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है, जो कि हिंदुओं और सिखों द्वारा मनाया जाता है। और इस दिन को हम लोग खालसा पंथ के जो वॉरियर है गुरु गोविंद सिंह, उनकी याद में मनाते हैं। और ये सेलिब्रेटेड किया जाता है पहला महीना ऑफ बैसाख का पहला महीना। अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर का जो पहला महीना होता है बैसाख, उसके आधार पे है, ठीक है। बिशु एक मलयाली फेस्टिवल है जो कि साउथ इंडिया में, केरला में, तुलु, तमिलनाडु, कर्नाटका, यही सब क्षेत्रों में डायस्पोरा कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। द फेस्टिवल मार्क्स द फर्स्ट डे ऑफ मेडम, द 9th month in the solar calendar followed in Kerala. रंगोली बिहू असम में मनाते हैं। इट मार्क्स बिगिनिंग ऑफ द असामीज न्यू ईयर। नवा वर्षा या नव वर्ष बंगाली न्यू ईयर अकॉर्डिंग टू द ग्रिगोरियन कैलेंडर। और एक है पुथंदू तमिलनाडु में है, फर्स्ट डे ऑफ तमिलनाडु मंथ। चित्राई, ये जो है ना ये भी एक तरह से बिगिनिंग ऑफ तमिलनाडु ईयर, तमिल ईयर का पहला जो है चित्राई बोलते हैं उसको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वसवन्ना। अभी चूंकि इसका नाम प्रधानमंत्री जी के जवान में था तो स्वाभाविक है पूछा जा सकता है क्वेश्चन वसवन्ना के बारे में। वासवना या वसवन्ना was the 12th century philosopher who rejected gender or social discrimination, superstition and rituals. He championed devotional worship that rejected temple worship. He campaigned devotional worship. उसने मतलब चैंपियन पढ़ दिया मैंने, कैंपेन, उन्होंने कैंपेन चलाया डिवोशनल वर्शिप, और उन्होंने ये जो टेम्पल में पूजा पाठ सब फेंक दे उठा गया,
सब नहीं करना है। He spread social awareness through his poetry, probably known as kirtan, which is the correct. वासपन्ना के बारे में आपको पता होना चाहिए, उन्होंने एक और दो सही है। वासपन्ना वाज 12th सेंचुरी फिलोसफर, 12वीं सदी का एक दार्शनिक, एक स्टेटमेंट्स, कन्नड़ पोएट एंड सोशल रिफॉर्मर। कलचुरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता था, ठीक है, और किंग बिजाला प्रथम के समय ये हुआ करता था। बसवन्ना स्प्रेड सोशल अवेयरनेस थ्रू हिज पोएट्री, जिसको हम लोग कीर्तन नहीं बल्कि वचन कहते हैं। बसवन्ना ने अपने जानकारी को, सोशल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए अपने कविताओं के माध्यम से वचन प्रस्तुत किए। वचननास। बसवन्ना रिजेक्टेड जेंडर एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सुपरस्टिशन। वही बात है, वो सब कोई जितने समाज सुधारक है वो कभी चाहेंगे ही नहीं कि महिला का शोषण हो, सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन हो, ये जो पोंगापंथी है, जो अंधविश्वास है, इस सबको उठा दो या उठा के फेंक दो। ही इंट्रोड्यूस न्यू पब्लिक इंस्टीट्यूशन, जैसे कि अनुभव मंटप, हॉल ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, विच वेलकम, जिसमें महिला पुरुष सबको, सब समाज के वर्गों के लोगों को, किसी भी प्रकार का उसका बैकग्राउंड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आइए डिस्कस कीजिए स्पिरिचुअल और क्वेश्चन कीजिए जिंदगी के बारे में। ओपन था सबके लिए। बसवन्ना कैंपेन डिवोशनल वर्शिप दैट रिजेक्टेड टेम्पल वर्शिप एंड रिचुअल लीड बाय ब्राह्मण and replaced with the personalized direct worship of Shiva through practice such as individually worn icon and symbol like a small linga। छोटा छोटा आप गला में माला पहन लीजिए, शिव का पूजा कीजिए, उसका याद कीजिए। इन्होंने मंदिर देखिए, मंदिर टेम्पल में जाने से जरूर रिजेक्ट किया, लेकिन अब ध्यान रहिए, इन्होंने वर्शिप, शिव की पूजा, शिव की आराधना करने के लिए भी कहीं ना कहीं इन्होंने एक तरह से निर्देश दिया। इसके लिए आपको बस शिव का जो प्रतीक है उसको पहन लीजिए, जैसे कि स्मॉल लिंग, उसको अपने गले में टांग लीजिए। भोले बाबा की जय, भोले बाबा की जय करते रहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय कीजिए। ये बसवन्ना जी का यही कारण था। अब आते हैं कॉन्सेप्ट द फ्लोइंग पेयर ऑफ हड़प्पा साइट, जो कि आर्कोलॉजिकल साइट के द्वारा प्राप्त किया गया है। अब आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग क्या है? धौलावीरा क्या है? एक यूनिक इंस्क्रिप्शन मिला है क्या? बनवाली, इसमें जोता हुआ खेत, सूरत कोटदा, ये हॉर्स मिला है, लोथल डॉकयार्ड। 4 सही है, 3 सही है, 2 सही है, एक के बारे में आप बताइए। चलिए 1 2 3 4, या 1 2 4, 1 2 3, 1 3 4, 1 3 4, 1 3 4, 1 3 4। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली। पहले तो धौलावीरा की बात करते हैं। धौलावीरा जो कि गुजरात में पड़ता है, इसमें सबसे बड़ा बात है कि एक जांट विशाल वाटर रिसीवर, ठीक है, डैम्स मिला है, यूनिक इंस्क्रिप्शन जिसमें 10 लार्ज साइज का एडवर्टाइजमेंट बोर्ड दिखा गया है। लोथल एक खुद दुनिया का सबसे पहला, अगर ज्ञात डॉकयार्ड कहा जाए, बंदरगाह कहा जाए, जो कि कनेक्टेड करता है सिटी, एंशिएंट सिटी को साबरमती रिवर पर, और वैश्विक ट्रेड को दिखाता है कि उस समय के लोग भी मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता से किस प्रकार ट्रेड हुआ करता था लोथल के माध्यम से। कालीबंगा तो जूते हुए खेत, और सूरत कोटदा जो गुजरात में है, पहला रिमेन्स ऑफ हॉर्स बोन्स, यहाँ पर घोड़ों की हड्डी मिली है। विच ऑफ द फ्लोइंग फीचर्स बिलोंग टू नागर स्टाइल या नागरा शैली? गोपुरम, बाउंड्री वॉल्स, इमेज ऑफ रिवर गॉडेस, या कर्विंग शिखरा, द्वारपाला एंड टेम्पल टैंक। गोपुरम तो होता ही है दक्षिण भारत की शैली में ना, गोपुरम। बाउंड्री वॉल्स तो बिल्कुल नहीं होता है हम लोग का नागर शैली में। रिवर ऑफ गॉडेस, कर्विंग शिखारा होता है, गोपुरम नहीं होता है। द्वारपाल होता है, टेम्पल टैंक नहीं होता है,
ठीक है, तो सबसे पहले तो गोपुरम छाट दीजिए ना, बस दैट्स ऑल। तो 3 और 4 हो गया आंसर। नागर स्टाइल आर्किटेक्चर दैट बिकम पॉपुलर, उत्तर भारत में बहुत फेमस था, इसको नागर स्टाइल बोलते हैं। दक्षिण भारत में जबकि द्रविड़ स्टाइल है, उसमें बड़ा बड़ा गेट होता था, चारों तरफ चारदीवारी होती थी, जबकि उत्तर भारत में ऐसा नहीं है। इतने ऊंचे ऊंचे शिखर, ये सब सब दक्षिण भारत में होता था। गर्भगृह तो दोनों जगह होता था, ऐसा बात नहीं है। देयर आर मेनी सब डिविजन्स ऑफ नागर स्टाइल, आगे चलकर शेप के आधार पर, शिखर के आधार पर उनको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया है। नागर टेम्पल एंड द्रविड़ टेम्पल इनक्लोज विद इन ए कंपाउंड वॉल। जैसा कि आप जानते हैं कि द्रविड़ टेम्पल जो है ना, वो चार दीवारी के अंदर होता था, और जो वॉल होता था उसमें एक एंट्रेंस गेट हुआ करता था, जिसको हम गोपुरम बोलते थे। द शेप ऑफ जो मेन टेम्पल है, वो टावर है, उसको विमाना बोलते हैं, जो कि तमिलनाडु में लाइक द स्टेप्ड पिरामिड्स, पिरामिड के शेप में ऊपर 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 बढ़ते जाएगा, रेदर देन द कर्विंग शिखर ऑफ नॉर्थ इंडिया। और हमारे उत्तर भारत में देखिएगा कि वो शिखर होता है जो कि कर्विंग होता है, गोल गोल होता है, जबकि दक्षिण भारत में जो विमान होता है उसको विमान बोलते हैं, बहुत ऊंचाई तक पिरामिड शेप का होता है वो। एट द एंट्रेंस ऑफ द नॉर्थ इंडिया टेम्पल्स गर्भगृह, इट वुड बी यूजुअल फाइंड इमेज सच एज मिथुन होगा। आप जैसे ही मंदिर में प्रवेश करने जाइएगा, आपके सामने एगो मिथुन दिखेगा, या फिर यह नंदी दिखेगा, या फिर गंगा मैया दिखेगी, गंगा और यमुना दिखेगा। इन द साउथ यू विल जनरली फाइंड स्कल्पचर फियर्स, द्वारपाल दिखेगा आपको, डोर कीपर्स गार्डिंग। साउथ इंडिया इट इज कॉमन टू फाइंड लार्ज वाटर रिसीवर, वहाँ पर आपको मंदिर के पास एगो पोखरा तो दिखेगा ही, तालाब तो दिखेगा ही, उसको टेम्पल टैंक बोलते थे, और वो उसके अंदर ही होगा, चार दीवारी के अंदर ही होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।